कुश्ती संघ के प्रधान और आज के समारोह के विशेष आकर्षण हमारे छोटे भाई श्री रमेश बौर जी, जिला पार्षद भाई संदीप जी, विमला पांचाल जी, मैं सतीश दास जी, कार्यक्रम अध्यक्ष श्री जसवंत पांचाल जी, सरपंच श्री अजमेर सिंह जी खत्री, श्री धर्मवीर खत्री, मंच संचालक श्री गुलाब पांचाल जी, सभी मंचासीन, अन्य मेरे प्रमुख साथीगण, सामने उपस्थित गांव के सभी भाई और बहनों, काफ़ी देर से आप लोग बैठे हैं। मैं भी थोड़ा सा लेट हो गया, आज कार्यक्रम बहुत है, अभी भी मेरी 2 मीटिंग आगे ड्यू हैं। आज काफ़ी विस्तार से आप सब लोगों के बीच में चर्चा हुई है। विशेष तौर पर यहाँ पर पांचाल समाज, अन्य विश्वकर्मा बंधुओं की तरफ से ये आयोजन है। बाकी सरपंच साहब भी हैं, सारे लोग हैं, सभी लोग हैं यहाँ पर। मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ और आज जो ये कौमें हैं, चाहे वो पांचाल है, चाहे वो जांगड़ा है, और चाहे सोनार है, चाहे कुम्हार है, चाहे जोगी है, बैरागी है, जो भी है, इनको पूरे देश में पिछड़े वर्गों के नाम से जाना जाता है। अब हम इसके ऊपर कभी चिंतन नहीं करते कि कोई आदमी सदा के लिए पिछड़ा हुआ थोड़ा रहता है। अगर आज कोई कुश्ती हो रही है तो एक बार तो आदमी अंकों में पिछड़ गया, तो अगली कुश्ती में वो अच्छी प्रैक्टिस करके फिर दोबारा अगड़ा भी हो सकता है, जीत भी सकता है। या कोई रेस हो रही है तो एक बार रेस में आदमी पिछड़ सकता है, लेकिन कोशिश करने के बाद अगली रेस में वो फर्स्ट भी आ सकता है, वो अगड़ा भी हो सकता है। लेकिन इनके साथ परमानेंट पिछड़ेपन का नाम जोड़ दिया गया। अभी कह रहे थे पिछड़ों की चौपाल, कभी अगड़े भी तो होना है ना, सदाई के लिए चौपाल पर भी पिछड़ा ही लिखा रहेगा। ये ऐसी मानसिकता क्यों आई? कोई भी इतिहास की जो घटना होती है एक दिन में नहीं होती, उसके पीछे लंबा एक इतिहास होता है। मैं हैं तो कांग्रेस के लीडर शशि थरूर, अच्छे लेखक हैं, इतिहास के जानकार हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है, ब्रिटिश काल अंधकार का काल। मेरा पढ़ने का शौक है, जो भी पुस्तक मिलती है अच्छी, उसके बारे में जो भी जानकारी मिलती है मैं पूरी पुस्तक पढ़ता हूं। उन्होंने लिखा है कि इस देश में धन और दौलत की कभी कोई कमी नहीं थी। पूरी दुनिया का सिरमौर देश ये साहूकार देश था। और देश साहूकार कैसे था ये भी आप अंदाजा लगाएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। यहां पर इस बात का तो सबको पता है, जिसने भी थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ा है, चाहे गौरी आया, चाहे गजनी आया, चाहे अब्दाली आया, चाहे खिलजी आया, बाबर से पहले जितने भी हमलावर आए इस देश में, सारे लूटपाट करने के लिए आए थे। दराए खैबर से जो अफगानिस्तान का बॉर्डर है वहां से दाखिल होके, और सोमनाथ का मंदिर मैंने देखा है गुजरात में जाके, समुद्र के किनारे पर है, वहां धरती समाप्त हो जाती है। वहां तक मंदिरों को लूटते हुए, एक एक मंदिर में उस समय भी अरबों खरबों की जायदाद थी, सोना चांदी हीरे जवाहरात, कोई कमी नहीं थी। वहां तक लूट मार करके वापस अरबियन जो कंट्रीज आज के बोले जाते हैं, वापस उन देशों में चले गए। लेकिन ये देश फिर भी सोने की चिड़िया बना रहा है, कोई धन दौलत की, सोना चांदी की कोई कमी नहीं रही। अब आप अंदाजा लगाओ, इतने ब्रिटिश हमलावर इस देश से इतने लूट करके चले गए, और आज भी एक एक मंदिर में इतना सोना चांदी है। अकेले तिरुपति बालाजी के मंदिर का जो बजट है, जो शिरडी साईं का जो मंदिर का जो बजट है, वो यूरोप के किसी एक एक देश से भी बड़ा बजट है। यानी आज भी इतनी सोना चांदी धन दौलत देश में है, तो आई कहां से है? कौन कमा के लाता था? बार बार हिंदुस्तान की तिजोरियां भर जाती थी। कभी इस बात का अंदाजा लगाया आपने? मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं।
पढ़ता हूं रोजाना। अंग्रेजों के आने से पहले इस देश के शिल्पकार का जो भी हुनर था, चाहे वो कपड़ा बुनने वाले जुलाहे का हुनर था, चाहे वो पोटरी का काम करने वाले बर्तन बनाने वाले कुम्हार का हुनर था, चाहे लकड़ी की दस्तकार करने वाले खाती का हुनर था, चाहे लोहे की कारीगरी करने वाले लोहार का हुनर था, चाहे सोना चांदी की कारीगरी करने वाले इस सुनार का हुनर था, पूरी दुनिया के अंदर इनके हुनर का कोई मुकाबला नहीं था। और इनकी बनाई हुई चीजें पूरी दुनिया के अंदर निर्यात होती थी। इसलिए जब भी कोई हमलावर यहां से सोने चांदी सब कुछ लूट के ले गया, इनकी कमाई हुई दौलत फिर देश के खजानों को भर देती थी। और आप पढ़िए कभी, औरंगजेब जब इस देश का बादशाह था, क्योंकि बाबर के बाद मुसलमान यहां पर स्थापित हो गए, उन्होंने इस देश को अपना देश मान लिया, फिर वो लूट मार बंद होगी। तो देश के शिल्पकार का जो धन था वो देश में ही रहने लग गया। विदेशों से दौलत जो कमाई वो अपने देश में ही रहने लगी, वो बाहर के लूट मार बंद होगी। तो बाबर, ये इतिहास है, औरंगजेब के समय में पूरे विश्व व्यापार में हिंदुस्तान की 33% हिस्सेदारी थी। यानी दुनिया का 1/3 जो मुल्क था, दुनिया का तीसरे नंबर पर, यानी पूरी दुनिया की जो वर्ल्ड व्यापार में, विश्व व्यापार में हिस्सेदारी थी, उसमें 33%, 1/3 अकेले हिंदुस्तान की थी। इसलिए हिंदुस्तान में धन दौलत के खजाने भरे रहे। मुसलमानों ने धर्म परिवर्तन तो कई जगह हुआ है, लेकिन ग्रामीण व्यवस्था को उन्होंने नहीं तोड़ा बिल्कुल भी। खाती अपना काम करता रहा, लोहार अपना काम करता रहा, कुम्हार अपना काम करता रहा, नाई अपना काम करता रहा। और हरियाणा की जो सोशल स्ट्रक्चर था, पूरे देश का ही मैं ग्रामीण स्ट्रक्चर जो कहूंगा, वो ऐसा था कि किसान के खलिहान से जब अनाज निकलता तो वहीं से हिस्सेदारी बट जाती। ये लोहार का हिस्सा, ये कुम्हार का हिस्सा, ये चमार का हिस्सा, ये वाल्मीकि का हिस्सा, ये खाती का हिस्सा, ये नाई का हिस्सा, वहीं से बंटवारा होके और बाकी का जो बच जाता वो किसान अपने घर पर ले जाता। प्रत्येक गांव हिंदुस्तान का एक संपूर्ण राष्ट्रीय इकाई था। गांव में कपास पैदा होती थी तो लुढ़ाई भी वहीं होती थी, कताई भी वहीं होती थी, बुनाई भी वहीं होती थी। गांव में गन्ना पैदा होता था तो पिड़ाई भी वहीं होती थी, गुड़ भी वहीं बनता था। गांव में लकड़ी थी तो उसका सामान भी वहीं बनता था, लोहा था तो उसका सामान भी वहीं बनता था, और पूरे गांव में उसका वितरण हो जाता था। बल्कि अगर किसी गांव में कोई शिल्पकार ना होता, खाती नहीं होता, लोहार नहीं होता, कुम्हार नहीं होता, तो दूसरे गांव से लाके उसको बसाया करते, भाई मेरे गांव का काम कर दे। उसको जमीन भी दिया करते, रहने के लिए भी दिया करते, और उसका सम्मान भी यूं का यूं था। क्यों? क्योंकि उसकी अपने काम के ऊपर एक चौधर थी। जो वो काम को जानता था, दूसरा आदमी उस काम को कर नहीं सकता था। इसलिए मैंने वो जमाना देखा है। हमारे तो एक गांव में खरकड़े में हमारा भाई लगता था, मातू लोहार होता था, रिठाल से आके बसे थे वह। जय को अगर टाइम के ऊपर पैर में तो दाने ना पहुंचा करता तो उसकी फाड़ी गड्ढी रंधी, उसने कुट्टे ना कर रखी। यो हाल जांगड़ा का था। कोई नु कहता भाई मेरा घर बनाना है तो पहला बेरा पाड़ लेंदे, इसका भैंस दूध देख नहीं देख कदे सूखे में मार गिरा। और जब एक दिन घी पूरा कम डाल दी तो करनी वो सल्यूड़े फेंक देंगे, जाओ और किसे बनने वाली है। फिर टोरा था पूरा, क्योंकि अपने काम के ऊपर कब्जा था, कोई दूसरा उस काम को कर नहीं सकता था। लेकिन मैं जो आपको बता रहा था कि ये पिछड़ेपन का जो टैग आपको लग गया, ये एक दिन में नहीं लगता है। अंग्रेज जिस समय इस देश में आए, जब कंपनी की हुकूमत देश में हुई, तो उन्होंने देश में व्यवस्था ऐसी खड़ी करी कि जितना हिंदुस्तान का कच्चा माल था, चाहे वो लोहा था, चाहे वो तांबा था, चाहे वो लकड़ी थी, वो सारा का सारा, चाहे वो पीतल था, कुछ भी था, वो इंग्लैंड के कारखाने में चला जाता और वहां से सारी चीजें बन के आती और वो चीज बाजार में बिकती और इनके हाथ का काम छीन लिया। उसके कारण लोग इधर उधर बिखर भी गए, इधर उधर कामों की तलाश में गए, पूरे देश के अंदर बिखर गए। तो उसके बाद
इनका आर्थिक पिछड़ेपन का एक युग प्रारंभ हो गया, आर्थिक पिछड़ेपन का एक समय आ गया। लेकिन 1947 में जब आप इतिहास उठा के देखोगे, जो विश्व व्यापार में हिंदुस्तान की 33% हिस्सेदारी थी, 1947 में जब अंग्रेज देश को छोड़ के गए तो वो मात्र 1.4% बच गई थी। यही कारण है जो लोग कभी समाज में अगड़े थे वो धीरे धीरे पिछड़े वर्गों की सूची में आ गए। हिंदुस्तान आजाद हुआ तो उसमें दो कैटेगरी थी, एक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग और एक सामाजिक रूप से अछूत लोग, जिनकी छाया से भी आदमी बिट जाता था। बहुत गलत व्यवस्था थी देश में, जिनको तालाब पर चढ़ने का अधिकार नहीं था, कुएं पर चढ़ने का अधिकार नहीं था, किसी मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उनकी पहचान करने में कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि वो अछूत थे और आप अछूत हो ही नहीं सकते थे, क्योंकि आपके तो दरवाजे पर आना पड़ता था आदमी को। दिन निकलते ही खाती के घर जाना पड़ता, किसी ने ओग ठुकवाना, किसी ने पछेला, किसी ने निडेल, किसी ने शलम, किसी ने कुछ, और रात शाम होते ही लोहार के जाना पड़ता। किसी की फाड़ी खुंडी होगी, किसी की दाती खुंडी होगी, किसी की कस्सी खुंडी होगी। थारा मेरा काम नहीं चलता था, तुम अछूत बन नहीं सकते थे, क्योंकि काम ही नहीं चलता था किसी का। ना दर्जी के बगैर काम चलता, ना नाई के बगैर काम चलता, ना जुलाहे के बगैर काम चलता। लेकिन कुछ जातियां जो आज भी जिनको हम अनुसूचित जाति कहते हैं, वो अछूत जातियां बना दी गई समाज में, वो बहुत गलत था और उसी के कारण देश गुलाम हुआ। तो उनकी पहचान करने में दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वो अछूत थे। तो उनको बाबा साहब ने रिजर्वेशन का अधिकार देके मेंबर पंचायत से लेके मेंबर पार्लियामेंट तक और चपरासी की नौकरी से लेके डीसी की नौकरी तक उनको रिजर्वेशन का अधिकार दे दिया, ताकि ये बराबर के दर्जे में आ जाए। लेकिन जो आर्थिक रूप से पिछड़ गए थे, उनकी पूरे देश में पहचान करने के लिए कमीशनों के गठन हुए, लेकिन लंबे समय तक इसके ऊपर काम नहीं हुआ और देश में जो अंग्रेजों की व्यवस्था थी वही चलती रही। अब यूं बताओ, चक्कू की जरूरत पड़े तो इंग्लैंड से मंगा ले, पिस्टल की जरूरत पड़े तो स्पेन से मंगा ले, कार की जरूरत पड़े तो कोरिया से मंगा ले, अगर कैमरे की जरूरत पड़े तो जापान से मंगा ले, घड़ी की जरूरत पड़े तो स्विट्जरलैंड से मंगा ले। फिर देश का शिल्पकार क्या करता है? और ये जो पिछड़े वर्गों का एक समूह की पहचान के लिए कमीशन बनाया था, और उन्होंने ये चिन्हित कर दिया कि अंग्रेजों की नीति के कारण देश का खाती भी पिछड़ गया, देश का लोहार भी पिछड़ गया, देश का कुम्हार भी पिछड़ गया, देश का सुनार भी पिछड़ गया, देश का नाई भी पिछड़ गया, देश का जोगी भी पिछड़ गया, देश का बैरागी भी पिछड़ गया, देश का झिमर भी पिछड़ गया। अब इन लोगों की एक पिछड़े वर्गों की सूची बना दी और इनको अगड़े बनाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, सिर्फ इसके मन में बैठा दी। जो जसवंत आज भी कहता है बैकवर्ड चौपाल, अरे सदाई बैकवर्ड रहोगी क्या? ये कोई जाति है क्या बैकवर्ड है? इनको अगड़े पड़ने के लिए कोई प्रयास ही नहीं हुआ। पहली बार इस समस्या को हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने पहचाना। कुछ इसमें मेरा योगदान ये है कि मैं पार्लियामेंट में पहुंच गया, उनके से बात करने का मौका मिल जाता है मुझे। उन्होंने जब कहा मेक इन इंडिया, हर चीज का निर्माण भारत में करेंगे, कोई चीज बाहर से नहीं आएगी, तो हालात क्या थे? नेल कटर तो नाखून काटने का छोटा सा होता है ना, ये भी मेड इन कोरिया या मेड इन चाइना मिलेगा, इंडिया मेड इन इंडिया नहीं मिलेगा कोई भी। जब नेल कटर तक भी विदेशों से मंगाए तो हिंदुस्तान का शिल्पकार कारीगर क्या करेगा? कितने हमारे लोहार भाई तो धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बन गए। आज कराना का लोहार जो अवैध अस्त्र बना के बेचता है, यूपी का अवैध हथियार बना के बेचता है, अगर उसको अधिकार दिया जाता तो अपने ही देश में AK-47 क्या वो बना नहीं सकता था? लेकिन उसको चांस ही नहीं दिया, उसको वो मौका ही नहीं दिया कि उसका हुनर बाहर आ जाए। इसलिए दूसरी योजना मेक इन इंडिया के बाद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि स्किल इंडिया, हुनर को निखारो। हर आदमी के हाथ में जो हुनर है वो उभर के बाहर आना चाहिए।